हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फोर्थ एल्डर ने अपने नेदरवर्ल्ड डिवाइन जायंट स्वॉर्ड से सीधा ही यू हाओ और वोंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वोंग तुरंत ही आगे बढ़ती है और अपने ड्रैगन स्पीयर से सीधा ही उस नेदरवर्ल्ड जायंट स्वॉर्ड को होल्ड करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये देख करके यू हाओ तुरंत ही एक जंप लगाता है और वोंग के सामने आकर के उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही उस जायंट स्वॉर्ड से भिड़ जाता है। और तभी हम आसमान में एक काफ़ी खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखते हैं। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस न्यू एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फोर्थ एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी दोनों ही नेदरवर्ल्ड स्वॉर्ड को पकड़ करके सीधा ही उस ब्लास्ट की ओर देखते हुए कहता है कि यहाँ पे मेरे जायंट नेदरवर्ल्ड स्वॉर्ड अटैक से कोई भी बच नहीं सकता है, भले ही उसके पास 9th लेवल का डिफेंसिव सोल गाइड क्यों ना हो। ये सुनकर के मिस यून कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि उनकी ह्यूमन बॉडी यहाँ पे कई सारे टुकड़ों में बढ़ चुकी होगी, क्योंकि लिए फोर्थ एल्डर तुम्हारे इस अटैक से सरवाइव कर पाना मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल होता। मगर तभी हम उस मलबे की ओर देखते हैं जहाँ पे यू हाओ और वोंग वो दोनों ही धीरे धीरे करके वहाँ पे उठते हैं, जहाँ पे यू हाओ की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इनफैक्ट उसके मुंह से हद से ज़्यादा खून बाहर निकल रहा होता है और वो बड़ी ही मुश्किल से वहाँ पे उठता है और कहता है कि भले ही मैं यहाँ घायल हो गया हूँ और मेरी मेंटल और स्पिरिचुअल पावर दोनों ही ख़त्म हो चुकी है और अपने सामने मौजूद इन सारे ही लोगों से फाइट करने के लिए मैंने अपनी सारी ही स्किल का भी इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तभी वो वोंग से कहता है कि वोंग, मैं यहाँ पे तुम सबको निकाल सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम यहाँ पे क्वीन और उसकी मदर को लेकर के सीधा ही तांग सेक्ट में जाना मदद लेने के लिए, और तब तक मैं इन लोगों को रोके रखूँगा। क्या हो सकता है कि मैं खुद तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लूँ, इसलिए प्लीज़ जितना हो सके मेरे करीब रहना और ख़ुद को सेफ रखना। ये सुन करके वोंग वहाँ पे ना चाहते हुए भी हामी भर देती है, क्योंकि वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से हार चुकी थी। तभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि टीचर इलेक्ट्रोलक, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैंने शायद आपको आज निराश किया है। ये कहने के साथ यू हाओ और वोंग वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे उन लोगों के एनिमी ने उन लोगों को चारों तरफ से घेरा था। तभी यू हाओ अपनी सोल सिक के अंदर मौजूद आइस एम्परस तियांग मिंग और साथ में स्नोगल से कहता है कि प्लीज़ मुझे तुम लोग आज माफ़ कर देना। मैंने तुम सबसे वादा किया था कि मैं तुम सबको गॉड रैलम में प्रमोट करूँगा, मगर आज ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लीज़ तुम लोग मेरी सोल सी से निकल करके सीधा ही वोंग के पास चले जाना। आगे की जो जर्नी होगी तुम लोग वोंग के साथ निभाना। ये सुनकर के तियांग मिंग कहता है कि ब्रदर यू हाओ, आखिर तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम यहाँ पे जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर तभी यू हाओ कहता है कि ब्रदर तियांग मिंग, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पे वोंग, क्वीन और उसकी मदर को यहाँ से बाहर निकालना है और उन लोगों से किया गया प्रॉमिस मुझे निभाना है, इसलिए प्लीज़ मुझे ये करने दो। ये कहने के साथ यू हाओ आई डेस्टिनी को समन करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही तेज़ी से रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पे यू हाओ की जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो सडन बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रही होती है। इसे सेंस करके आसपास में मौजूद सारे सोल्जर्स और खुद वोंग भी एकदम घबरा चुकी थी कि आखिर यू हाओ ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मगर यू हाओ यहाँ पे रुकता नहीं है, वो हैंड साइन बनाते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने लगता है। देखते ही देखते यू हाओ के बॉडी के अंदर से इतना ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल ऑरा निकलता है जो कि बादलों को चीरता हुआ सीधा आसमान की तरफ निकल जाता है। इस ऑरा को देख करके मिस यून कहती हैं कि ये लड़का पागल हो गया है, जो कि अपनी स्पिरिचुअल सी को बर्न करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा रहा है। तभी सेकेंड एल्डर कहता है कि इस बच्चे ने यहाँ पे स्टेट ऑफ यूनिटी को अचीव कर लिया है। यूँ समझ लो ये मैन एंड नेचर को कंबाइन करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा चुका है। जब तक इसकी सोल सी की पावर ख़त्म नहीं होती है हम इससे फाइट अब नहीं कर सकते हैं। और शायद ये बेवकूफ़ लड़का ये नहीं जानता है कि इसकी स्पिरिचुअल सी की पावर जैसे ही ख़त्म होगी पूरी ही तरीके से इसकी बॉडी और इसकी सोल यहाँ पे पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये फिर से रीबॉर्न नहीं हो सकता है। क्या कोई इतना भी पागल हो सकता है?
आज तक मैंने ऐसे सरफिरे को नहीं देखा है। ये कहते हुए सेकेंड एल्डर बेचारा शांति से सामने की ओर देख रहा होता है। वहीं पे यू हाओ जो कि पूरी ही तरीके से अब चार्ज हो चुका था, जहाँ पे त्यांग मेंग अभी भी यू हाओ को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि यू हाओ की सोल सी पूरी ही तरीके से अब डैमेज हो रही होती है। मगर यू हाओ तो अपने सामने मौजूद सारे ही सोल्जर्स के ऊपर स्पिरिचुअल पंच और लात घूसों की बरसात कर देता है, जिसे देख करके सेकंड एल्डर कहता है कि सब कोई पीछे हटो। पता नहीं क्यों मुझे इसके पंच के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस फीलिंग पावर नज़र आ रही है, इसका सामना मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ 3 स्पिरिचुअल फीस्ट अटैक सीधा ही थर्ड एल्डर, फोर्थ एल्डर और मिस यून के ऊपर कर देता है, जिसे देख करके थर्ड एल्डर तुरंत ही वहां से हट जाता है और अपने साथियों को भी वहां से हटने की हिदायत देता है। मगर वो लोग थर्ड एल्डर की बात को नज़रअंदाज करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले मिस यून अपने हंटर को लेकर के अपने सामने आ रहे काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल पंच को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। मगर ये पंच यू हाओ का सीधे ही जा करके उसे हिट करता है और एक ही बार में मिस यून सीधा ही जा करके एक बिल्डिंग से टकराती है और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घायल हो चुकी थी। ये देख करके फोर्थ एल्डर अपनी नेदर वर्ल्ड सॉर्ड को समन करते हुए यू हाओ के स्पिरिचुअल फीस्ट अटैक को होल्ड करने के लिए जाता है और वो यहाँ पे अपने नेदर वर्ल्ड स्लैश अटैक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जहाँ पे वो अपने नेदर वर्ल्ड से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में पावर को कलेक्ट करके यू हाओ के स्पिरिचुअल फीस्ट अटैक के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। मगर जैसे ही यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाता है, यहाँ पे फोर्थ एल्डर भी यू हाओ के सामने टिक नहीं पाता है। उसके नेदर वर्ल्ड स्लैश अटैक की पावर और साथ में उसके बॉडी के अंदर रह रहे नेदर वर्ल्ड वो तक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो सीधा ही आकर के गिरता है मिस यून के बगल में। यहाँ पे फोर्थ एल्डर कहता है कि थर्ड एल्डर तुमने सही कहा था, इस लड़के से लड़ पाना अब शायद हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये कहने के साथ उसकी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी और वो गहरी गहरी सांस ले रहा होता है। मगर तभी यू हाओ यही नहीं रुकता है, वो अपनी जाइंट स्नो सॉर्ड को समन करते हुए कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं किसी भी कीमत पे तुम लोगों को ख़त्म करके रहूँगा। ये कहने के साथ यू हाओ सीधा ही अपनी जाइंट आइस स्नो सॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही फोर्थ एल्डर और मिस यून के ऊपर कर देता है। उनके सामने कई सारे अदर सोल्जर्स भी थे, मगर यू हाओ का ये स्लैश अटैक इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि उन सारे ही सोल्जर्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए मिस यून को भी हिट करता है और एक ही बार में मिस यून की सोल के साथ साथ उनकी बॉडी भी इरेज हो चुकी थी। मगर ये अटैक फोर्थ एल्डर को लगता उससे पहले ही थर्ड एल्डर ने अपने जेलीफिश हैंड से सीधा ही उसे बचा लिया था। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ की ब्रेथ जो कि रीशैंग सिटी के चारों ही तरफ फैल चुकी थी, उसे सेंस करके माँ जियाओ त्याओ कहती है कि यू हाओ आखिर तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे होगे। प्लीज़ मेरे ब्रदर तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारी बड़ी बहन बहुत जल्दी तुम्हारे तक पहुँच रही है, बस जब तक मैं पहुँचती नहीं हूँ तुम जिंदा रहना, मैं सबको संभाल लूँगी। ये कहते हुए वो काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए यू हाओ की तरफ बढ़ रही होती है। मगर यू हाओ अब यहीं नहीं रुकता है, वो अपनी डेस्टिनी आई को समन करते हुए अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसके बाल यहाँ पे सफ़ेद हो चुके थे। ये देख करके वहाँ पे मौजूद उसके साथी यानी कि वोंग, क्वीन और उसकी मदर सब कोई घबरा चुके थे, क्योंकि यहाँ पे यू हाओ अपने लाइफ एसेंस को भी बहुत ही तेज़ी से बर्न करते हुए अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा होता है और सीधा ही वहाँ पे होंग डोंग पाम अटैक को समन कर रहा होता है, जहाँ पे यू हाओ ने हेवन एंड अर्थ की प्योर एनर्जी और उसके प्योर एसेंस को अपने पाम अटैक के यानी कि होंग डोंग पाम अटैक के अंदर फ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और तभी हम देखते हैं एक काफ़ी ख़तरनाक रोशनी यू हाओ सीधा ही आसमान की तरफ भेजता है और आसमान से एक जाइंट होंग डोंग पाम अटैक को समन करके नीचे मौजूद थर्ड एल्डर, फोर्थ एल्डर और साथ में मौजूद सोल ट्यूटर ग्रुप के आर्मी के ऊपर कर देता है। इस पाम अटैक को देख करके थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, मगर वो सारे सोल्जर्स हट नहीं पाते हैं और वो सब के सब यू हाओ के पाम अटैक के नीचे आ जाते हैं और एक ही अटैक में वो सब के सब मारे जा चुके होते हैं। मगर तभी यू हाओ तुरंत ही वोंग, क्वीन और उसकी मदर को पकड़ता है और उन सब से कहता है कि अब वक्त आ चुका है हमें यहाँ से निकलने का। ये कहने के साथ वो अपनी सोल सी की पावर को और भी तेज़ी से बर्न करते हुए लाइट की रफ्तार से
उन तीनों को लेकर के रीशैंग सिटी से दूर निकलने लगता है। ये देख करके फोर्थ एल्डर और थर्ड एल्डर यू हाउ का पीछा नहीं करते हैं, क्योंकि यू हाउ की रफ्तार उन लोगों की लिमिट से बाहर थी। जहाँ पे फोर्थ एल्डर कहता है वो बच के निकल चुका है, तभी थर्ड एल्डर कहता है कि इसने मेरी सुई को भी मुझसे छीन लिया, आखिर वो उसे कैसे यहाँ से लेकर के जा सकता है। मगर तभी वहाँ पे बुल की एंट्री होती है, जो कि आते के साथ रीशैंग सिटी के अंदर इतनी तबाही को देख करके कहता है कि यहाँ पे 3 टाइटल लेवल दालाओ और साथ में मेरी बीस्ट किंग लेवल सोल ट्यूटर ग्रुप भी मौजूद था। आखिर वो कल्टिवेटर कितना ज़्यादा पावरफुल था, जिसने इन सब को हरा करके यहाँ से 100 हॉस्टेजेस को रीशैंग सिटी से ले करके जा चुका है। आखिर वो कौन था? ये कहने के साथ वो भी वहाँ चिल्लाने लगता है, मगर इसके पास भी इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो यू हाउ का पीछा कर सके, क्योंकि यू हाउ की रफ्तार इस बुल से भी लाख गुना तेज़ थी। सब के सब शांत होकर के अपने रीशैंग सिटी की तबाही को देख रहे होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर कोई कल का बच्चा जो कि सिर्फ 20 साल का है, वो ये सब तबाही यहाँ पे मचा सकता है। वहीं पे मिस क्वीन यू हाउ से कहती हैं कि कैप्टन हम सब बच के निकल गए हैं, मगर तभी वोंग कहती है कि यू हाउ तुम्हारी वाइटलिटी एनर्जी यानी कि लाइफ एसेंस बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तभी वहाँ पे त्यांग मिंग कहता है कि ब्रदर यू हाउ आप जल्दी से जल्दी सन मून एम्पायर के दाओ फॉरेस्ट के अंदर चलें, वहाँ पे हम इम्पीरियर दी तियान से बात करेंगे, वो आपको मरने से बचा लेंगे, प्लीज़ मेरी बात को सुने। वहीं पे आइस एम्प्रेस भी और स्नो गर्ल भी यू हाउ को लेके परेशान हो रहे होते हैं। जहाँ पे स्नो गर्ल को तो आइस एम्प्रेस ने पकड़ के रखा था, वो तो यू हाउ की सोल्सी से बाहर आकर के उसे प्रोटेक्ट करने जा रही होती है, और वहीं पे यू हाउ की पूरी सोल्सी तबाह हो रही होती है। तभी यू हाउ कहता है कि वोंग मैंने यहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा यंग जनरेशन के जीनियस को बचाया है, जो कि सोल मास्टर आलम पे थे, और ये सब के सब दाओलाओ कॉन्टिनेंट क्या फ्यूचर हैं। और साथ में मेरी सोल्सी के अंदर मौजूद आइस एम्परर, स्नो गर्ल और मेरा भाई त्यांग मिंग, आज से वोंग ये तीनों ही तुम्हें फॉलो करेंगे। मैंने ऑलरेडी इनसे बात कर ली है, कुछ देर के अंदर मैं यहाँ से पूरी ही तरीके से रेस हो जाऊँगा। तभी वहाँ पे वोंग कहती है कि आखिर यू हाउ तुमने कुछ लोगों के चक्कर में अपनी जान क्यों दांव पे लगा दी है बेवकूफ़। आखिर वो लोग क्या ही लगते थे तुम्हारे? क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम ही दाओलाओ कॉन्टिनेंट के असली फ्यूचर हो बेवकूफ़ कहीं के? तुमने यहाँ पे दाओलाओ कॉन्टिनेंट के पूरे फ्यूचर को ही बर्बाद कर दिया, उसे दाव पे लगा दिया है। तभी यू हाउ कहता है कि वोंग मैंने यहाँ पे कई लोगों की जान बचाई है, शायद ये मेरी जान से भी बढ़ के था, एक जान के बदले 100 लोगों की जान। ये कहने के साथ यू हाउ अपने फोरहेड पे हाथ रखता ही है, वो बेहोश होकर के नीचे की ओर गिरने लगता है, और गिरते गिरते वो वोंग की ओर देखते हुए कहता है कि वोंग मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अब ख़त्म हो रही है, मैं इससे ज़्यादा दूर तुम लोगों को लेकर के जा नहीं सकता हूँ। बस मेरा एक काम करना, यहाँ से मैंने सोचा था कि जब मैं इस बचाव कार्य को कंप्लीट कर लूँगा तो मैं सीधा ही मिलने के लिए डोंगर से जाऊँगा, मगर देखो ना मैं शायद अब यहाँ पे ज़िंदा नहीं बचूँगा, इसलिए प्लीज़ डोंगर को बताना कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मेरी लास्ट विश यही थी कि मैं उसे देखना चाह रहा था। वोंग तुम प्लीज़ डोंगर का ख्याल रखना, तुम उसके पास रहना जब वो जगेगी, और उसकी मदद करना मुझे भूलने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। और ये सारी ही चीज़ें डोंगर जो कि बेहोश थी वो सब कुछ फील कर रही होती है, और उसकी आंखें यहाँ पे नम हो चुकी होती हैं, और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, और वहीं पे यू हाउ गिरते जा रहा होता है। मगर तभी वोंग आकर के सीधा ही यू हाउ का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि बेवकूफ़ तुम्हें क्या याद है कि मैं कौन हूँ? मैं वही सिली 3 आइड गोल्डन बीस्ट हूँ, जिसे सायान गोल्ड कहा जाता है, जिससे तुम्हें आई ऑफ डेस्टिनी मिली थी। जिस टाइम तुमने मेरे साथ फ्यूज़न किया था आई ऑफ डेस्टिनी का, उसी टाइम हम दोनों की ही डेस्टिनी सेम हो गई थी। और जब हम दोनों की ही डेस्टिनी सेम हुई तो मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ चीज़ों को देखा। तुम्हारा नज़रिया ह्यूमन वर्ल्ड को लेकर के बिल्कुल डिफरेंट था, और साथ में एक और चीज़ मैंने देखी, एक प्यार भरी फीलिंग, जिस फीलिंग को सेंस करके मैंने ये डिसाइड किया
कि मैं एक ह्यूमन का फॉर्म लूँगी, उस ह्यूमन का फॉर्म लूँगी जो कि तुम्हारे दिमाग में जिस लड़की की छवि है, और मैंने सेम वैसा ही खुद को ढाल लिया और शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। जब मैंने तुम्हें देखा कि तुमने आइस एंड फायर को पूरी ही तरीके से ड्रिंक कर लिया था लव वैली के अंदर, और मैंने खुद की जान की ना परवाह करके आइस एंड फायर को पी करके तुम्हारे लिए यान कुआन फ्लावर को लेने के लिए चली गई और मैंने तुम्हारी जान बचाई। तब मुझे एहसास हुआ कि आखिर प्यार क्या होता है। और जब कुआन क्वीन वैली के अंदर प्यार को साबित करने की बारी आई और मेरी और डोंगर में से एक को अपनी जान देनी थी तुम्हारे खातिर, डोंगर ने बिना कुछ सोचे अपनी जान दे दी। तब मुझे दूसरी बार एहसास हुआ कि प्यार का मतलब सेक्रीफाइस भी होता है। इसलिए आज मैं एम्परर दीतियान की बेटी और सारे ही बीस्ट की डेस्टिनी, जिसे सारे ही बीस्ट एम्प्रेस ऑफ डेस्टिनी कहते हैं, आज मैं अपने प्यार की खातिर खुद को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने प्यार को बचाना चाहती हूँ। यू हाउ, आज मैं तुम्हारी सोल रिंग पढ़ने वाली हूँ और शायद यही तरीका है तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने का। ये कहते हुए वो यू हाउ से कहती है कि यू हाउ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वहीं पे पूरे के पूरे यू हाउ की सोल्स ही बदल चुकी थी। तियांग मिंग का पूरा लुक चेंज हो चुका था और वहीं पे एम्परस और स्नो गर्ल का भी पूरी तरीके से लुक चेंज होकर के वो लोग ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी, सिर्फ एक डेस्टिनी एम्परर के सेक्रीफाइस की वजह से। और तभी एम्परर दी तियान को ये पता चल जाता है कि उसकी बेटी की लाइफ सोर्स बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रही है। ये सेंस करके वो भड़क जाता है। सारे ही बीस्ट अपनी डेस्टिनी एम्परस की इस लाइफ एसेंस को बहुत ही तेज़ी से कम होता हुआ सेंस करते हैं। ये देख करके वो सब भी यहाँ पे भड़क चुके थे। पूरे के पूरे बीस्ट रैलम में बवाल हड़कम मच चुका था, ख़ास तौर से एम्परर दी तियान, उसके पागलपन का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें यू हाउ को दिखाया जाता है, जिसके अंदर पूरी ही तरीके से वो यू हाउ की बॉडी के अंदर समा रही होती है और यू हाउ से कहती है कि यू हाउ, तुम परेशान ना होना, मेरे फादर दी तियान तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे पता है कि वो तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे और उन्हें पता चल चुका होगा कि मैंने तुम्हारे खातिर खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है, मगर वो मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि जब पहली बार मैं तुमसे जुड़ी थी तब से ही हम लोगों की डेस्टिनी एक हो चुकी थी और ये मेरा करना भी लिखा था। तभी हम एम्परर दी तियान को देखते हैं, जहाँ पे उनकी वाइफ यानी कि पिकॉक बीस्ट एम्परर्स आती है और उनसे कहती है कि आखिर क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो। तभी एम्परर दी तियान कहता है कि वॉन्ग की वेटिलिटी एनर्जी यानी कि लाइफ सोर्स मुझे अब फील नहीं हो रही है। ज़रूर वॉन्ग ने खुद को सेक्रीफाइस करके उस कमीने यू हाउ को बचा लिया है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वहाँ पे उनकी वाइफ कहती है कि प्लीज़ मुझे दी तियान वॉन्ग के पास टेलीपोर्ट कर दो, मैं उसे बचा करके वापस ले आऊँगी। मगर तभी दी तियान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वॉन्ग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक करके रखा हुआ है और मैं किसी भी कीमत पे उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि वॉन्ग जानती थी कि जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और मैं उसके प्यार यू हाउ को ख़त्म कर दूँगा। ये कहने के साथ वो भड़कते हुए सीधा ही किंग जुआंग और जुन रेड किंग को कहता है कि पूरे के पूरे सोल बीस्ट आर्मी को असेंबल करो। अब वक्त आ चुका है कि ह्यूमंस को हम सबक सिखाएं, क्योंकि उन लोगों ने अब हद पार कर दिया है हमारे बीस्ट डेस्टिनी एम्परस को मार करके। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है।